गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अब तक हमने रियलिज्म लिबरलिज्म को कंपेयर करते हुए उनको कंप्लीट कर दिया है। आज हम बात करेंगे मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म को का कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आई थिंक कि आप लोगों की डेवलप हो ही गई होगी। आज हम इन दोनों को मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि इनका क्या रेलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेशन में और इनकी क्या मान्यताएं हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। ठीक है, मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ और लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं क्लास। एनीवे स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम देखिए मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म दो तरह के वर्ग देखता है पूरी सोसाइटी में। वो कहता है कि एक तो बुर्जुआ क्लास है और एक प्रोलेटेरिएट वर्ग है, यानी श्रमिक वर्ग और साथ ही साथ पूंजीपति वर्ग। ठीक है, इन दोनों के बीच वर्ग संघर्ष चलता रहता है। ये वर्ग संघर्ष क्यों चलता है? क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और इसी शोषण का परिणाम यह होता है कि जो श्रमिक वर्ग है वो रिवॉल्ट कर देता है, यानी क्रांति कर देता है, क्रांति का आगाज कर देता है पूंजीपति वर्ग के खिलाफ। ठीक है, लेकिन जो नियो मार्क्सिज्म है वो इससे थोड़ा सा अलग ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर जो मार्क्सिज्म था, मार्क्सिज्म में क्या है? दो वर्ग हैं। ठीक है, और केंद्र क्या है? केंद्र में क्या है? इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बेस पर पूरा मार्क्सिज्म का थ्योरी दिया गया है। जबकि न्यू मार्क्सिज्म में इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि कोर और परिधि के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होती है। विश्व व्यवस्था जो है वो कोर और परिधि के रूप में होती है। तो कोर और परिधि को अगर हम एक ग्राफ बनाए तो ये अगर कोर है, लेट्स से ये सी है ना, कोर, और ये परिधि है। ठीक है, परिधि को क्या कहेंगे? पेरीफेरी। अब कोर में वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो संस्थाएं हैं, वो कंट्रीज हैं जो एक्चुअली डेवलप्ड हो चुकी हैं। ठीक है, सॉरी, इंस्टीट्यूशंस नहीं, वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, यानी जो पावरफुल और पूंजीपति प्रधान देश हैं वो शामिल है कोर में। पेरीफेरी में क्या है? पेरीफेरी में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो अभी अल्प विकसित राष्ट्र हैं। ठीक है, क्योंकि कोर जो होता है वो मार्केट के लिए किस पे निर्भर होता है? परिधि पर। ठीक है, और कोर जो होता है परिधि परिधि से रिसोर्सेज लेता है और उनका शोषण करते हुए, उनके रॉ मटेरियल्स लेते हुए अपने यहाँ डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो जो शोषण अभी तक अ, मजदूर और पूंजीपति के बीच में था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही शोषण एक देश, एक अमीर देश गरीब देश के रूप में करता है ना? गरीब देश अमीर देशों का जिस तरह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शोषण करते हैं, नियो मार्क्सिस्ट ऐसा मानते हैं, वैसा ही मार्क्सिज्म में क्या होता है? पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच का जो रिलेशन है उस हिसाब से परिभाषित होता है। यानी मार्क्सिज्म में जो श्रमिक वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है, इन दोनों के बीच जैसा रिलेशन है, वैसा ही संबंध अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नियो मार्क्सिज्म मानता है कि कोर और परिधि वाले देशों के बीच में है। यानी कोर की जो कंट्रीज हैं वो शोषण करते हैं परिधि वाले देशों का। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बीच बारे में इनका क्या व्यू है? तो इनका ये जो मार्क्सिज्म है वो कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष की सीमा पार विस्तार है। ठीक है, जो पूंजीवादी प्रणाली है और जो वर्ग संघर्ष है ये किसी एक देश में होता है। मार्क्सिज्म ये ऐसा मानता है किसी एक देश में वर्ग संघर्ष और पूंजीवादी प्रणाली का की जो व्यवस्था है वो किसी एक देश में होती है। पर जब यही व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगे तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को डिफाइन करता है, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध को डिफाइन करता है। जो संबंध वर्ग संघर्ष का और पूंजीवादी व्यवस्था का एक देश में है, वही जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लेवल पर हो जाए या अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के लेवल पर हो जाए तो उसी को मार्क्सिज्म इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में डिफाइन करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में डिफाइन करता है। जबकि जो नियो मार्क्सिज्म है वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वैश्विक पूंजीवाद, निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता और उत्तर दक्षिण के बीच असमान विनिमय से संचालित होते हैं। यानी जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो किससे संचालित होते हैं? तो वैश्विक पूंजीवाद, यानी वैश्विक स्तर पर जो पूंजीवाद है उससे, साथ ही साथ कोर और परिधि के बीच जो संबंध है, जो निर्भरता है उससे, और साथ ही साथ उत्तर और दक्षिण के असमान विनिमय से संचालित होता है। अब देखिए उत्तर और दक्षिण का असमान विनिमय क्या है? कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि उत्तर के जो देश हैं वो विकसित राष्ट्र हैं। ठीक है, जबकि दक्षिण के जो देश हैं, अगर आप मैप में देखेंगे
विश्व के मैप में देखेंगे तो दक्षिण साइड जो मैप जो देश हैं वो अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, वो विकसित नहीं है। जबकि उत्तर के जो देश हैं वो कौन से देश हैं, वो विकसित देश है, ठीक है। तो विकसित और अल्प विकसित देशों के बीच का जो संबंध है यही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को निर्धारित करता है, ठीक है। ये मानते हैं न्यू मार्क्सिज्म, यानी इनका समअप करें तो क्या कहते हैं, ये वैश्विक पूंजीवाद, निर्भरता और उत्तर दक्षिण के बीच जो असमान विनिमय है इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध संचालित होता है। जबकि मार्क्सिज्म के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे संचालित होता है, तो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली और वर्ग संघर्ष जो अब तक एक राष्ट्र में देखने को मिलता है, वही सिस्टम जब अपनी सीमा को पार कर जाए, यानी जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो जाए, तो यही संबंध एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करता है, ठीक है। ये मार्क्सिज्म मानता है। तो मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म में डिफरेंस ये है यहाँ पर। वहीं मेन एक्टर्स की अगर हम बात करें, मेन एक्टर्स के रूप में मार्क्सिज्म यह कहता है कि केवल राज्य नहीं बल्कि वर्ग और आर्थिक समूह यानी पूंजीवाद बनाम श्रमिक ये प्रमुख करता है। जबकि लिबरलिज्म में हमने क्या देखा था और रियलिज्म में क्या देखा था, रियलिज्म बेसिकली एक्टर किसे मानता है, रियलिज्म एक्टर मानता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट को, लिबरलिज्म एक्टर किसे मानता है, स्टेट के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, है ना, इवन यहाँ ग्रुप्स को, वेरियस जो एमएनसीज हैं उनको, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल को भी एक्टर के रूप में डिफाइन करता है लिबरलिज्म, ठीक है। मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म कहता है कि राज्य के साथ साथ वर्ग और आर्थिक समूह प्रमुख करता है। ये किसको और मानता है, वर्ग को यानी इकोनॉमिक ग्रुप्स को ये आर्थिक समूह के रूप में और आर्थिक समूहों को ये एक्टर के रूप में देखता है, ठीक है। बेसिकली पूंजीवाद बनाम श्रमिक जो भी चीजें हैं वो सारे प्रमुखकर्ता के रूप में डिफाइन की जाती हैं मार्क्सिज्म की विचारधारा में। न्यू मार्क्सिज्म क्या कहता है, न्यू मार्क्सिज्म केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि वाले राज्य इनको एक्टर के रूप में यानी इनको एक कर्ता के रूप में डिफाइन करता है। कर्ता का मतलब क्या होता है, कर्ता का मतलब होता है सिंपली वो लोग या एक यूनिट जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना, भूमिका का निर्वहन करते हैं संबंधों के निर्धारण में, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निर्धारण में, तो उनको कर्ता माना जाता है, ठीक है। किसी ने कमेंट किया है कि कर्ता क्या है, तो उसको मैं डिफाइन कर दूं। तो यहाँ समझ में आया, मार्क्सिज्म क्या कहता है कि राज्य ही नहीं बल्कि वर्ग और आर्थिक समूह प्रमुख करता है, यानी पूंजीवाद बनाम श्रमिक वर्ग। जबकि नव मार्क्सवाद क्या कहता है, ये केंद्र, अर्धपरिधि और परिधि वाले राज्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक वित्तीय संस्थान ये सारे प्रमुख एक्टर हैं, प्रमुख कर्ता हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को या अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करती हैं, ठीक है। अब स्टेट के बारे में क्या व्यू है, ठीक है। अभी तक मैंने देखा रियलिज्म और लिबरलिज्म दोनों में स्टेट क्या था, एक प्रमुख कर्ता के रूप में था, ठीक है। जबकि मैंने बताया था मार्क्स क्या करता है, स्टेट को क्या मानता है, मार्क्स के लिए, मार्क्सिज्म के लिए, मार्क्सवाद के लिए राज्य जो पूंजीपति वर्ग है उनका वो जब शोषण कर रहे होते हैं तो उनके खिलाफ, लेट्स से कि ये पूंजीपति वर्ग है ये शोषण कर रहे हैं गरीब लोगों का, है ना। अब गरीब लोग प्रोटेस्ट करेंगे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्योंकि इनका शोषण हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में यानी इस वर्ग की रक्षा के लिए, पूंजीपति वर्ग की रक्षा के लिए बीच में राज्य आ जाता है। तो राज्य क्या होता है, एक्चुअली शोषण का एक टूल के रूप में डिफाइन किया जाता है मार्क्सिज्म के द्वारा। यानी राज्य जो है शोषण की या शोषितों की, शोषण करने वालों की रक्षा करता है, यानी किसकी रक्षा करता है, पूंजीपति वर्ग की रक्षा करता है, ठीक है। तो इसी चीज को इंटरप्रेट करते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध में मार्क्सिज्म यह मानता है कि राज्य शासक पूंजीपति वर्ग का औजार है जो उनके हितों की रक्षा करता है, ठीक है। राज्य जो है एक पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करने का एक यंत्र है राज्य। और नव मार्क्सवाद क्या कहता है, नव मार्क्सवाद कहता है राज्य वैश्विक पूंजीवादी संरचनाओं और विश्व बाजार द्वारा आंशिक रूप से नियंत्रित रहता है।